चैप्टर 1 का नाम है पौधों में पोषण। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? ऑप्शन ए देखिए अमरबेल, ऑप्शन बी उड़हल, ऑप्शन सी घटपर्णी, ऑप्शन डी गुलाब। तो इसका आंसर हो जाएगा घटपर्णी, ठीक ना। घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। अब देखिए दूसरा नंबर, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है? इसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम क्या है? ऑप्शन पहला है ऑक्सीजन, ऑप्शन दूसरा है नाइट्रोजन, ऑप्शन तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी लाइकेन या ऑप्शन डी फलीदार पौधे। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल। क्लियर है? अमरबेल एक परजीवी पौधा का उदाहरण है। फिर देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तो देखिए क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन बनता है, ठीक ना। ऑक्सीजन पत्ता के किस रचना से वायुमंडल में आता है? ऑप्शन है जड़, तना, फूल या रंध्र। तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। देखिए पत्ती में छोटा छोटा छेद होता है जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, वही छेद से ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर का प्रश्न। दूसरा नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च, ठीक ना। स्टार्च के रूप में पौधे अपना भोजन को भंडारण करके रखते हैं। उसके बाद देखिए बी नंबर, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाले हरे रंग के वर्णक को खालिस्तान कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक ना। पत्ती में क्लोरोफिल रहता है जिस कारण पत्ती का रंग हरा दिखता है, क्योंकि क्लोरोफिल का रंग ही हरा होता है। क्लियर है? अब देखिए तीसरा नंबर मतलब सी नंबर, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत खालिस्तान गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। क्लियर है? इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे नीचे 3 नंबर। 3 नंबर का देखिए मिलान है इसमें, ठीक ना। मिलान करें। ए नंबर देखिए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का हो जाएगा यहाँ पर पत्ती के साथ मिलान हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन का हो जाएगा जीवाणु के साथ। फिर अमरबेल एक परजीवी है। क्लियर है ना? पौधा है अमरबेल लेकिन परजीवी पौधा है। उसके बाद देखिए जंतु, जंतु परपोषी होता है, ठीक ना। पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग खाए जाते हैं, तो जितने भी जंतु है परपोषी है। उसके बाद ई नंबर देखिए कीट भक्षी, कीट भक्षी ड्रोसेरा, ठीक ना। ड्रोसेरा कीट भक्षी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रिस क्रॉस किया हुआ, बट आपको आंसर में सीधा सीधा लिखना है, ठीक ना। लाइन बाय लाइन लिखना है, सीधा सीधा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर लोग देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया है, आप इस तरह बना सकते हैं, और नहीं तो लाइन तो करना ही पड़ेगा। कॉपी का बीच में, ठीक ना, पेज का बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद एक एक साइड लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना है अंतर को। देखिए परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर। परजीवी ऐसे जंतु अन्य जीवित जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, फीता कृमि, गोल कृमि। क्लियर है? तो ये सब परजीवी का उदाहरण है। उसके बाद देखिए मृतजीवी, वैसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। क्लियर है ना?
इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए परजीवी बस एक जिंदा शरीर में, अगर जैसे आपका जू में, ठीक ना, जू जू आपका सर में रहता है तो आपका खून पीता है, बस परजीवी है। मृतजीवी, कहीं पर कोई लकड़ी सड़ रहा है तो वहां से कुछ मशरूम निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे मृतजीवी। बहुत ही आसान है। अब देखिए 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ए नंबर, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदे गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। फिर बी नंबर, जब आयोडीन मंड मंड मतलब स्टार्च होता है, ठीक ना, स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नजर आता है। अगर कोई भी, देखिए कोई भी पत्ती में या कोई भी भोजन में कुछ कहीं पर भी आप आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डालेंगे, उसमें अगर मंड रहेगा तो उसमें नीला कलर हो जाएगा, ठीक ना। तो बस नीला हो गया तो उसमें स्टार्च है। अब देखते हैं 6 नंबर, आप सेम लिखिएगा 5 नंबर का आंसर को, ठीक ना। फिर 6 नंबर देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है, ठीक ना, बुक में ए और बी करके, और एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, इसको बोलते हैं रंध्र, ठीक ना। आंसर हो जाएगा रंध्र। मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से हवा आस पास होता है, मतलब आर पार होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, उसको बोलते हैं रंध्र। फिर देखिए सेकंड है, नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं वाहिका, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में जाइलम फ्लोएम कहा जाता है। तो ये लिख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? तो देखिए ए नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये तो बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये सही है। फिर देखिए बी नंबर, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं, तो ये गलत है, ठीक ना। देखिए वैसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसको तो स्वपोषी कहते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी नंबर, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये गलत है। एक्चुअली में देखिए प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन भी होता है, ठीक ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज, सब पोषक तत्वों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अब देखिए डी नंबर, डी नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो ये सही है। क्लियर है ना। अब देखते हैं ई नंबर, ई नंबर का प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बट एक्चुअल में आपको ये बातें याद रखनी चाहिए कि कीटभक्षी पौधे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्लियर है ना, वे भी करते हैं, लेकिन अपना भोजन कीटों से भी लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, दोनों करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, लिखा हुआ है, उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण में देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों मिलकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक ना, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, एरो के ऊपर नीचे लिखा गया है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों की उपस्थिति में देखिए कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्लस में ऑक्सीजन बनता है। क्लियर है ना। उसके बाद देखिए नीचे इसको आप समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, प्लस 12H2O मतलब जल है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 बनता है, ठीक ना। ये C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक ना, ग्लूकोज कैसे हम लोग लिखते हैं। फिर प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन है, प्लस में 6H2O जल भी बनता है, तो इसे आप लोग सेम लिख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के
पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। तो चलिए आंसर हो जाएगा, मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप मतलब जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में, ठीक ना, में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर। ग्यारह नंबर में ए और बी दो क्वेश्चन है। पहले ए नंबर देखते हैं। नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं सोख लेते हैं। क्लियर है ना? इसलिए नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए बी नंबर का प्रश्न है, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दें। तो देखिए आंसर लिखना पड़ेगा आपको, सहमत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं पकाते हैं। क्लियर है ना? हम लोग भोजन बनाते नहीं है, पकाते बस है। पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खाते हैं। क्लियर है ना? मतलब अब से ऐसा नहीं बोलना है कि लोग भोजन बनाते हैं, बस हम लोग भोजन पकाते हैं और खाते हैं। क्लियर है? इसलिए हम लोग को मतलब मनुष्यों को स्वपोषी नहीं कहा जा सकता है। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखेंगे हम लोग 12 नंबर, ये लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है। क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। पौधा पत्तियों के बिना जीवित बना सकता है, तथापि